हो गए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद IAS चैनल में। दोस्तों, उस दिन जो क्लास हुई थी मैंने आपको कुछ प्रस्ताव के बारे में बताया हुआ था। आज की दोस्तों जो क्लास होगी तो उसी के आगे से शुरू करेंगे। तो जिन लोगों ने मेरी पिछली क्लास नहीं देखी हुई है दोस्तों, आप लोग देख लीजिए, क्योंकि उसी के आगे से आज का जो टॉपिक रहेगा विशेषाधिकार प्रस्ताव और दूसरा जो टॉपिक रहेगा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। तो जो भी लोग हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं दोस्तों, तो आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। और आप लोग, मुझे लगता है शेयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि मुझे कुछ ऐसा मालूम हुआ है दोस्तों, तो आप लोग शेयर करिए दोस्तों। इसके बाद आपकी पर्यावरण की जो क्लास होगी, ऐसा मैं पढ़ाऊंगा आप लोग देख के खुद हैरान हो जाओगे कि आज तक ऐसा किसी ने नहीं पढ़ाया होगा पर्यावरण को लेकर दोस्तों। ठीक, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जिन लोगों ने दोस्तों मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है आप लोग देख लीजिए, उसी के आगे इस टॉपिक को देखते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहला जो 3 आपके प्रस्ताव हो चुके थे, ठीक, जो चौथा आपका प्रस्ताव है दोस्तों विशेषाधिकार प्रस्ताव है। क्या है यह प्रस्ताव? विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा सदन में तब प्रस्तुत किया जाता है। यह प्रस्ताव विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा सदन में तब प्रस्तुत किया जाता है जब उसे लगता है कि किसी मंत्री, दोस्तों वर्डिंग देखिए यहां पर, किसी मंत्री या मंत्रियों ने, ठीक, मंत्री को मंत्रियों बनाया गया, यानी कि एग्जेक्टिव बनाया गया दोस्तों। मंत्रियों ने संसद सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है। ठीक है ना, संसद सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है। यदि मंत्री ने, दोस्तों विशेषाधिकार का मतलब देखना, यदि मंत्री ने सही तथ्यों को छिपाया हो या सदन को गलत सूचना दी हो तो मंत्री के इस व्यवहार की निंदा करने के उद्देश्य से यह प्रस्ताव लाया जाता है और यह प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। विशेषाधिकार का मतलब दोस्तों क्या हुआ? अगर सदन में किसी मंत्री ने सही तथ्यों को छुपा दिया हो और सदन को क्या गलत सूचना दे दी हो, तो उस मंत्री या जिन जिन मंत्रियों ने सूचना गलत दी है उन मंत्रियों के खिलाफ क्या, यह दोस्तों विशेषाधिकार का प्रस्ताव लाया जाता है और यह प्रस्ताव दोस्तों किसी भी सदन में लाया जा सकता है। किसी भी सदन में क्या दोस्तों लाया जा सकता है। ठीक दोस्तों, क्लियर हुआ ना? वही देख लीजिए, वर्डिंग यही है। यदि मंत्री ने सही तथ्यों को छुपाया हो या सदन को गलत सूचना दी हो तो मंत्री के इस व्यवहार की निंदा करने के उद्देश्य से यह प्रस्ताव दोस्तों क्या पेश किया जाता है और यह प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। विशेषाधिकार का ये मतलब हुआ। ठीक दोस्तों, क्लियर हो गया? इसके बाद अगला दोस्तों जो प्रस्ताव है आपका है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का मतलब ध्यान आकर्षण करने के लिए। संधि विच्छेद करिए तो ध्यान आकर्षण का मतलब क्या? आकर्षण करना दोस्तों। ठीक, क्या है? सदन का कोई सदस्य स्पीकर की अनुमति से, स्पीकर मतलब लोकसभा अध्यक्ष की क्या दोस्तों अनुमति से, तो सदन का कोई सदस्य स्पीकर की अनुमति से लोकमहित के किसी मामले की ओर से मंत्री को ध्यान दिलाता है और उससे अनुरोध करता है कि वह प्रस्ताव पर टिप्पणी दे। मंत्री या तो उस विषय पर तुरंत भाषण दे सकता है या किसी और दिन भाषण देने के लिए समय की मांग कर सकता है। लोकमहित का यानी हाल का कोई भी विषय दोस्तों जो देश के लिए क्या जरूरी बन गया और ऐसा कोई भी लोकमहित का विषय हो तो उस विषय पर ध्यान आकर्षण क्या प्रस्ताव पेश किया जाता है और ये कौन? मंत्री को ध्यान दिलाया जाता है। ठीक, सदन में जो मंत्री होते हैं दोस्तों उनको ध्यान दिलाया जाता है कि आप इस लोकमहित के विषय पर अपनी राय या टिप्पणी दें। तो मंत्री के पास 2 कंडीशन होती, क्या देखिएगा, मंत्री या तो उस विषय पर तुरंत भाषण दे सकता है, ठीक, या अगर भाषण नहीं देगा तो किसी और दिन भाषण के लिए क्या समय की क्या दोस्तों मांग कर सकता है। और इसी प्रस्ताव को दोस्तों क्या बोला जाता है? ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। तो सदन का कोई भी सदस्य स्पीकर की अनुमति से लोकमहित के किसी मामले की ओर से
मंत्री को ध्यान दिलाता है और उससे अनुरोध करता है कि वह प्रस्ताव पर टिप्पणी दे। मंत्री या तो उस पर तुरंत भाषण दे सकता है दोस्तों, या समय की क्या मांग कर सकता है। इसी प्रस्ताव को क्या बोला जाता है दोस्तों? ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ठीक, और ये दोस्तों आपका अगला कौन सा था? विशेषाधिकार प्रस्ताव। क्लियर हो गया दोस्तों? तो इतने का आप लोग जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, ठीक, अगला जो प्रस्ताव है देखते हैं, स्थगन प्रस्ताव। ये प्रस्ताव दोस्तों क्या होता है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों आप लोग देखिएगा और खुद देखिए, कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है जो मैंने आपको छोड़ दिया हो, और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं मैंने सब कुछ, इसी कारण से आपको मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को इधर उधर कहीं भटकना ना पड़े। आप लोग अपने अच्छे से नोट्स बनाइए और जो भी समस्या है दोस्तों हमसे जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, कमेंट करिए अगर दोस्तों कुछ भी नहीं समझ में आता है। ठीक, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव को केवल, वर्ड आ गया दोस्तों, केवल लोकसभा में तत्काल, तत्काल का मतलब तात्कालिक यानी तुरंत, सार्वजनिक महत्व के, ठीक है ना, सार्वजनिक महत्व के एक निश्चित मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। कौन सा? स्थगन प्रस्ताव। अब दोस्तों देखना, सार्वजनिक महत्व, अभी देखते हैं, ये देखते हैं सार्वजनिक महत्व। ठीक, इसे स्वीकार करने के लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता है। ठीक है ना। इस प्रस्ताव पर कम से कम कितने 2 घंटा 30 मिनट तक क्या चर्चा होनी है, चर्चा चलाती है। ये दोस्तों वर्डिंग गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए 2.5 मिनट तक चर्चा चलाती है, ये गलत लिख गया दोस्तों, आप लोग इसे सही कर लेना, क्योंकि 2.5 मिनट या 2.5 मिनट तक चर्चा होनी है। ठीक, इस प्रस्ताव पर कम से कम, ठीक, 2.5 घंटे तक चर्चा होनी है। ठीक, यहाँ पर मिनट की जगह दोस्तों मैं लिख देता हूं 2.5 घंटे तक चर्चा होनी है, ये है मतलब। ठीक, क्लियर दोस्तों। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा हो सार्वजनिक महत्व। ठीक, देखना जरा ध्यान से दोस्तों, वो महत्व क्या होता है? इस प्रस्ताव के तहत जिस मामले पर चर्चा की जानी चाहिए वो आपका क्या निश्चित होना चाहिए। ठीक है ना, कि इस दिन हमें चर्चा करनी है। दूसरा दोस्तों क्या, इसका संबंध हाल में ही घटी किसी विशेष घटना से होना चाहिए, यानी हाल में, तत्काल में अगर कोई घटना ऐसी घटित है तो उसका संबंध किससे? इस घटना से क्या होना चाहिए। ठीक है ना। तीसरे बिंदु की बात करें, मामला ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से भारत सरकार दोस्तों क्या जिम्मेदार हो। एक बार और देख लेते हैं दोस्तों, स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव को केवल लोकसभा में सार्वजनिक महत्व के एक निश्चित मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इसे स्वीकार करने के लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। देखिए दोस्तों, स्थगन प्रस्ताव उस प्रस्ताव को कहते हैं यानी जिसका मुद्दा कैसा हो जाना चाहिए? सार्वजनिक महत्व का, यानी सरकारी मामला होना चाहिए। ठीक, देखिए अब ये जब प्रस्ताव दोस्तों पेश किया जाता है तो कम से कम 50 सदस्यों का क्या हमें समर्थन हासिल होना चाहिए, और इस मुद्दे पर दोस्तों 2.5 घंटे तक की चर्चा होनी है। ठीक, होनी आवश्यक है। ठीक, अब दोस्तों मुद्दा कैसा होना चाहिए? मुद्दा हमारा ऐसा होना चाहिए। ठीक है ना, देखिए वही वर्डिंग लिखी हुई है। इस प्रस्ताव के तहत जिस मामले पर या जिस मुद्दे पर चर्चा होनी है वह निश्चित हो जाए, या निश्चित होना चाहिए कि आप इस मामले पर उस दिन होना है। दूसरा दोस्तों, जो ये सार्वजनिक महत्व का मुद्दा है, ये दोस्तों हाल में कोई भी घटित घटना होनी चाहिए, यानी सार्वजनिक। तीसरा दोस्तों, ऐसा मामला होना चाहिए जिसमें भारत सरकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं क्या जिम्मेदार हो, और उसी सार्वजनिक महत्व पर क्या स्थगन प्रस्ताव को लेकर क्या मुद्दा किया जाता है या प्रस्ताव स्थगन पेश किया जाता है। और यह सिर्फ और सिर्फ केवल किसमें दोस्तों? केवल और केवल लोकसभा में आता है। फिर आप समझ लीजिए, जो भी सार्वजनिक महत्व का मुद्दा है वह निश्चित होना चाहिए हमें कब चर्चा करनी है। दूसरी दोस्तों,
जो मुद्दा होना चाहिए ये हाल में घटित कोई भी घटना होना चाहिए। तीसरी कंडीशन, ऐसा मामला होना चाहिए जिसमें भारत सरकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या दोस्तों, जिम्मेदार हो, जिसमें भारत सरकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या, जिम्मेदार हो, तब यह प्रस्ताव केवल और केवल कहाँ, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, 3 चीजें, यानी मुद्दा निश्चित होना चाहिए। दूसरी चीज दोस्तों, ऐसी घटना होनी चाहिए जो हाल में क्या घटित हो। तीसरी कंडीशन, ऐसा मामला दोस्तों होना चाहिए जिसमें भारत सरकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या, जिम्मेदार हो। और यह प्रस्ताव पेश करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है और इस पर बहस दोस्तों 2.5 घंटा तक होनी चाहिए। और यह प्रस्ताव केवल और केवल दोस्तों लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों जो आपका है प्रस्ताव, कौन सा है दोस्तों, धन्यवाद प्रस्ताव, यानी कि हम आपको क्या, धन्यवाद देते हैं। ठीक, मतलब क्या हुआ देखिए, लोकसभा के प्रत्येक चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में, यानी लोकसभा का जैसे चुनाव हुआ और चुनाव के बाद जब पहला सत्र होता है, यानी पहली बैठक होती है, ये मतलब हुआ दोस्तों, लोकसभा का चुनाव हो गया और चुनाव के बाद जैसे ही पहला सत्र शुरुआत होता है, यानी पहली बैठक होती है, वही वर्डिंग है। लोकसभा के प्रत्येक चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में तथा प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में। ठीक, चुनाव के बाद जो पहला सत्र आए और जब लोकसभा भंग होकर नई लोकसभा बनती है, सॉरी दोस्तों, नई प्रत्येक वर्ष के, यानी जब 1 वर्ष कंप्लीट हो जाता है ना, तो उसके 1 वर्ष कंप्लीट होने के बाद जो पहला सत्र होता है, तो यही वर्डिंग लिखी हुई है, प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन के समक्ष अभिभाषण देता है। थोड़ा दोस्तों टफ लैंग्वेज है, देखना। लोकसभा का जब चुनाव हो जाता है, ठीक, तो चुनाव के बाद जो पहला सत्र आता है, एक तो कंडीशन ये, इसके बाद प्रत्येक वर्ष के बाद लोकसभा में जो पहले सत्र की शुरुआत होती है, एक होता है चुनाव के बाद, ठीक, पहला सत्र, और प्रत्येक वर्ष, जैसे 1 वर्ष खत्म हो गया, अब अगला सत्र जो शुरुआत होगा उसकी जो पहली सत्र होगी, ठीक, तो राष्ट्रपति जो होता है तो वो दोनों सदनों के समक्ष क्या, अभिभाषण देता है। ठीक दोस्तों, ये लिखा हुआ है, राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन के समक्ष अभिभाषण देता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, चुनाव के बाद पहला सत्र और प्रत्येक वर्ष के बाद का पहला सत्र। ठीक, अब दोस्तों जैसे ही मैंने अभिभाषण बोला होगा, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे होगे तो दिमाग में तुरंत क्वेश्चन आया होगा, सर जी हम बोलेंगे क्या कि भाषण और अभिभाषण दोनों में अंतर क्या है। अगर आप लोग ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो तभी आप निकाल पाओगे, और अगर आप लोग ऐसे ही पढ़ रहे होगे तो नहीं आप पूछोगे। तो मैं आपको बताता हूं, भाषण और अभिभाषण में अंतर क्या है दोस्तों। खुले में जो दिया जाए, ठीक, उसे भाषण कहते हैं। जैसे कहीं रोड या किसी पार्क या ग्राउंड में जो खुले में दिया जाता है उसे भाषण कहते हैं, और जो किसी बंद हॉल में दिया जाए उसे अभिभाषण कहते हैं। क्लियर दोस्तों? तो राष्ट्रपति खुले में नहीं देता है, तभी देखिए क्या लिखा हुआ है, अभिभाषण देता है। यहाँ पर भाषण वर्ड का योग इन्होंने नहीं किया हुआ है। तो जो खुले में दिया जाए, ठीक, भाषण कहलाता है। किसी बंद कमरे या हॉल में दिया जाए क्या कहलाता है, अभिभाषण। क्लियर दोस्तों? ठीक है ना। चलिए, तो दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन के समक्ष अभिभाषण देता है। राष्ट्रपति का जो अभिभाषण उसका व्यक्तिगत ना होकर मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार किया जाता है। यानी जो ये भाषण अभिभाषण देते हैं ये इनका स्वयं का लिखा नहीं होता। कौन तैयार करते हैं? मंत्रिपरिषद। दोस्तों यही जो मैं लाइनिंग लिखवा रहा हूं इनको बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि आईएएस में यहीं से सवाल बनता है। क्या कथन में राष्ट्रपति का अभिभाषण व्यक्तिगत ना होकर मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार किया जाता है, पहला कथन ऐसे बनेगा। ठीक,
और इन्हीं कथन को लेकर क्वेश्चन आएंगे। तो इन चीजों को आप बहुत अच्छे से और बारीकी से समझिए। राष्ट्रपति का अभिभाषण उसका व्यक्तिगत ना होकर मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार किया जाता है तथा उसमें सरकार के कार्य यानी सरकार ने जो कार्य किए, भावी योजनाएं कौन कौन सी योजनाएं चलाई, इनका क्या जिक्र होता है। सरकार के कार्य और योजनाओं का क्या दोस्तों जिक्र होता है। यदि यह धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो गया तो पारित होने का तात्पर्य सरकार ने अपना समर्थन खो दिया है। ठीक दोस्तों, क्लियर हो गया ना। यानी सरकार ने अपना समर्थन क्या खो दिया। ठीक, ये है। तो दोस्तों जो आपका धन्यवाद प्रस्ताव है ये लोकसभा के चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत और प्रत्येक वर्ष के बाद जो पहला सत्र आता है तो इन दोनों में राष्ट्रपति दोनों सदनों के समक्ष अधिवेशन के विरुद्ध क्या देता है दोस्तों, अभिभाषण देता है, अभिभाषण देता है। ठीक, और इसमें दोस्तों सरकार के कार्य और भावी योजनाओं का जिक्र होता है। यदि ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार ने अपना समर्थन क्या खो दिया है, खो दिया है। क्लियर दोस्तों, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अगला जो आपका आखिरी प्रस्ताव है कटौती प्रस्ताव। कटौती का मतलब आप दोस्तों समझ गए होंगे, काटना, कटौती करना। कटौती प्रस्ताव क्या है? यह प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जाता है। देखिए दोस्तों, यह प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है और इसमें किसी योजना या कार्यक्रम के लिए क्या मतलब हुआ कटौती, किसी योजना या कार्यक्रम, किसका? सरकार। ठीक, यह प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है, इसमें किसी योजना या कार्यक्रम के लिए सरकार के द्वारा मांगी गई धनराशि में कटौती की जाती है। ठीक, जो कटौती प्रस्ताव है दोस्तों ये केवल और केवल आपका लोकसभा में लाया जाता है और इसमें क्या दोस्तों किया जाता है, किसी कार्यक्रम और योजना, ठीक, किसी कार्यक्रम और योजना के लिए मांगी गई राशि में क्या कटौती की जाती है, कटौती की जाती है। ठीक, अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो दोस्तों सरकार को इस्तीफा नहीं देना होगा, बस अंतर ये रहेगा क्या, सरकार की थोड़ा सा छवि खराब होती है। ठीक है ना, इस कारण से कटौती की जाती है। और दोस्तों ये कटौती प्रस्ताव कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? पहला देखिए दोस्तों, नीतिगत कटौती प्रस्ताव। नीतिगत कटौती प्रस्ताव, इस प्रस्ताव का उद्देश्य सरकार की नीति के प्रति असहमति व्यक्त करना होता है। इसमें यानी सरकार की क्या क्या नीतियां हैं, क्या क्या कार्यक्रम चलाए गए, तो इन नीतियों के विरुद्ध हमें क्या असहमति व्यक्त करना होता है। ठीक, इसमें किया क्या जाता है, इसमें अनुदान की मांग को लगभग खत्म करके, देखिए यानी सरकार ने जो भी योजना या जो भी नीति चलाई, ठीक, जब ये प्रस्ताव पास हो जाता तो सरकार ने मान लेते कोई उद्देश्य से या कोई भी योजना या नीति चलाई, तो जब उस नीति या कार्यक्रम को चलाने के लिए हमें रुपए चाहिए तो इसमें अनुदान की इस मांग को लगभग दोस्तों देखना लिखा क्या खत्म करके सिर्फ क्या 1 रुपया कर दिया जाता है। ठीक, यानी कि क्या हुआ, अगर कोई योजना चली, ठीक, सरकार अगर सही से काम नहीं कर रही या कोई भी योजना चली तो ये नीतिगत प्रस्ताव क्या पास हो जाएगा और इसमें सरकार ने जो भी धनराशि मांगी थी, ठीक, उस धनराशि को लगभग खत्म करके सिर्फ 1 रुपया कर दिया जाता है। ठीक, तो यानी सरकार की क्या छवि इसमें खराब हुई ना, ठीक है ना, क्योंकि कार्यक्रम के लिए धनराशि मांगी गई और इस प्रस्ताव ने क्या अनुदान की इस राशि को लगभग खत्म करके सिर्फ 1 रुपया कर दिया जाता है। ठीक, अनुदान की, तो इस प्रस्ताव को क्या बोला जाता है, नीतिगत कटौती प्रस्ताव। इसके बाद दूसरा दोस्तों हमारा है आर्थिक कटौती प्रस्ताव। इस प्रस्ताव के पास होने पर सरकार द्वारा उस योजना के लिए मांगी गई राशि में एक निश्चित राशि कम कर दी जाती है। यानी अगर आर्थिक कटौती दोस्तों प्रस्ताव लोकसभा में अगर पास हो गया तो सरकार के द्वारा जो भी अनुदान मांगा जाएगा उसमें एक निश्चित राशि कम कर दी जाती है। ठीक है दोस्तों, इससे भी क्या सरकार की छवि खराब होती है। ठीक है ना, यानी इस प्रस्ताव के पास होने पर सरकार द्वारा, जैसे सरकार कोई योजना हमें चला रही और इस योजना चलाने के लिए हमें
अनुदान की आवश्यकता है तो सरकार अनुदान मांगती है, लेकिन क्या होता है, अनुदान तो दिया जाता है लेकिन एक निश्चित राशि क्या कम कर दी जाती है, कम कर दी जाती है। यही दोस्तों आपका क्या कहलाता है, आर्थिक कटौती प्रस्ताव। ठीक, इसके बाद अगला तीसरा दोस्तों है आपका सांकेतिक कटौती। तो सांकेतिक कटौती का क्या मतलब हुआ, इस प्रस्ताव के पास होने पर सरकार द्वारा उस योजना के लिए मांगी गई राशि में से, ठीक, कितने 100 रुपए की कमी कर दी जाती है। इस प्रस्ताव को क्या बोला जाता है, सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। यानी सरकार ने अगर कोई योजना चलाई, ठीक है ना, तो अब उसके लिए हमें अनुदान चाहिए यानी रुपए चाहिए, तो जब सरकार अनुदान लेती है तो उसके अनुदान में से कितने रुपए कम कर दिए जाते हैं, 100 रुपए कम कर दिए जाते हैं। ठीक है ना, इस प्रस्ताव को दोस्तों क्या बोला जाता है, सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। नीतिगत कटौती प्रस्ताव क्या है, अगर कोई योजना चलती है, ठीक है ना, तो इस योजना में अनुदान की राशि को लगभग खत्म करके ओनली और ओनली 1 रुपए कर दिया जाता है, और यह प्रस्ताव दोस्तों नीतिगत प्रस्ताव कहलाता है। नीतिगत। आर्थिक प्रस्ताव क्या है, किसी योजना के लिए जो भी धनराशि मांगी जाती है उस धनराशि में से एक निश्चित राशि कम कर दी जाती है, कम। इसके बाद दोस्तों सांकेतिक कटौती प्रस्ताव में क्या है, योजना के लिए मांगी गई धनराशि अनुदान में से सिर्फ कितने रुपए कम कर दिए जाते हैं, 100 रुपए कम कर दिए जाते हैं। ठीक, अब इन प्रस्ताव के पास होने पर दोस्तों ये नहीं कि सरकार इस्तीफा दे दे, बस अंतर इतना आएगा कि सरकार की छवि खराब होती है, छवि खराब होती है। ठीक दोस्तों, ये आपका था कटौती प्रस्ताव। और संसद के दोस्तों जितने भी थे सत्र, प्रस्ताव, ठीक है ना, और जो भी संसद की कार्रवाई कैसे होती थी, तो ये मैंने सारे कंप्लीट कर दीजिए। ठीक दोस्तों, कल की जो क्लास होगी तो कल हम लोग विधायिका को लेकर चर्चा करेंगे, और विधायिका में दोस्तों राज्यपाल और किसके द्वारा, मुख्यमंत्री पर चर्चा करेंगे। ठीक, राज्यपाल और मुख्यमंत्री पर। एक बार दोस्तों आप सभी लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक दोस्तों, अगर आपको दोस्तों लग रहा है कि मैं आपके लिए वास्तव में मेहनत कर रहा हूं और आपको इतना अच्छा मैटर दे रहा हूं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और दोस्तों मैं एक बात और हमेशा बोलता हूं, ज़िंदगी में ओनली और ओनली 2 चीज़ों से आपको प्यार करना है, एक किताबों को और एक आप अपने माता पिता से। इसके अलावा किसी से कोई मतलब मत रखिए जब तक कि आपका वो जो आप लोगों ने सपना देखा है पूरा ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, और जो भी आप लोग किताब पढ़िए, जो भी पढ़िए, कम से कम उस बुक को आप लोग कम से कम 5 से 6 बार पढ़िए। कब तक, जब तक कि आप लोगों को एक एक लाइन का अर्थ क्लियर ना हो जाए। और जिस दिन दोस्तों ऐसा हो गया, आप सिलेक्शन लेने के बिल्कुल हकदार होंगे। ठीक है ना, क्योंकि आजकल का जो पैटर्न है, कभी कथन कारण पर बना देते हैं, कभी कौन सा सत्य कभी गलत, ऐसे भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए बेस जो भी होगा वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। और बेस के लिए आपकी जितनी भी किताबें जो भी पढ़िए, NCERT या जो भी मैंने बताई सिलेबस में, आप अच्छे से कंप्लीट करिए। ठीक दोस्तों, अगर कोई भी वर्ड आपको समझ में नहीं आता तो आप लोग भेजिए, कमेंट करिए, और हम आपके कमेंट का तुरंत आंसर देंगे। तब तक के लिए आप लोगों का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।